क्या होगा जब एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट के कारण पृथ्वी पर स्पेस टाइम ही बिगड़ जाता है, जिसमें लाखों लोग तो मारे ही गए थे, बल्कि उससे भी कई गुना लोग एक अनलिमिटेड टाइम लूप में फंसकर रह जाते हैं। अब अलग अलग टाइमलाइन से ये सारे लोग प्रेजेंट में आए कैसे? बड़े ही जबरदस्त एंड ट्विस्ट वाली इस कहानी को चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक टीवी न्यूज से होती है, जिसमें बताया जा रहा था कि अभी अभी एक वैज्ञानिक मार्टिन अपनी टीम के साथ एक गवर्नमेंट फैसिलिटी में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मगर लार्ज हेड्रोन कोलाइडर पर चल रहा उनका ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल हो गया और वहाँ एक बेहद ही भयानक धमाका हुआ है। अब यहाँ इस धमाके में लाखों लोग तो मारे ही गए, बल्कि उतने ही गंभीर रूप से घायल भी हुए। वहीं सिर्फ इतना ही नहीं, इस एक्सपेरिमेंट के कुछ बेहद ही अजीबोगरीब परिणाम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। दरअसल जो लोग उस दिन धमाके में मारे गए थे, अब बाकी के बचे हुए लोगों को उनकी एको दिखाई दे रही है, जिसे कि अब वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया कि ये उन मारे गए लोगों की सिर्फ प्रोजेक्शन ही है। वहीं ये प्रोजेक्शन एक टाइम लूप में फंसी हुई है, यानी कि वे मरने से पहले जो कुछ भी कर रहे थे अब वे उसे ही हर रोज दोहराते रहते हैं, जैसे कि समय ही उनके लिए रुक गया हो। वहीं आम लोगों को उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे हमारी रियलिटी को ऑल्टर नहीं कर सकते, क्योंकि वे तो समय के एक ही हिस्से को बार बार जीते रहते हैं। और वैसे भी है तो वे सिर्फ प्रोजेक्शन ही, जो कि कुछ समय बाद अपने आप गायब भी हो जाते हैं। जो समय धरती की अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, जैसे कई जगह वे सिर्फ कुछ सेकेंड्स में गायब हो जाते हैं, तो कई जगह कुछ घंटों तक रहते हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात कि वैज्ञानिक ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिससे कि ये सब हुआ, सब कुछ बर्बाद हो गया और मारे गए लोगों के प्रोजेक्शन इस अनंत टाइम लूप में फंस गए। ये एक बहुत बड़ा राज है, जो कि हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब यहाँ से धीरे धीरे उस धमाके को 10 साल बीत चुके हैं, जहाँ अब तो लोग इस विचित्र दुनिया में रहने के आदी भी हो गए हैं। वहीं शहर में वे प्रोजेक्शन सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही रहते हैं। अब यहाँ से हमें एक 17 साल की लड़की वेरोनिका दिखाई जाती है, जो कि अपनी माँ एना के साथ रहती है, जहाँ उसके पिता भी 10 साल पहले उसी धमाके में मारे गए थे, जिनका प्रोजेक्शन आज भी उन्हें अपने घर पर दिखाई देता है। और हर सुबह टाइम लूप में होने के कारण वे एक जैसे ही इवेंट्स दोहराकर गायब हो जाते हैं। अब वेरोनिका अपनी क्लास में थी, जहाँ वो अपने प्रोफेसर ऑगस्ट, जो कि उन प्रोजेक्शंस के बारे में काफी कुछ जानते हैं, उनसे आज पूछने लगती है कि उन प्रोजेक्शंस में सिर्फ 10 साल पहले के मरे हुए लोग ही नहीं हैं, बल्कि अब तो उनमें ऐसे लोग भी हैं जो कि उनकी टाइमलाइन से हैं ही नहीं। और यहाँ वो अपनी ही क्लास का एक एग्जाम्पल भी देती है, एक लड़की का प्रोजेक्शन जो कि समय से नहीं बल्कि शायद से 18वीं शताब्दी के आसपास मरी होगी, तो फिर उसका प्रोजेक्शन यहाँ उनके समय में कैसे आया? अब इसका जवाब तो प्रोफेसर के पास भी नहीं था कि अलग अलग समय के लोग भी उन्हें दिखाई क्यों दे रहे हैं। अब यहाँ से लंच टाइम के दौरान वेरोनिका को किर्क दिखाई देता है, जो कि कॉलेज में किसी से बात नहीं करता और काफी ही अजीब बिहेव करता है। वहीं एक क्लासमेट अब वेरोनिका को बताती भी है कि किर्क प्रोजेक्शंस के पीछे का कारण जानना चाहता है, और जिस कारण उसे पिछले कॉलेज से भी निकाल दिया गया था। अब शाम को वेरोनिका अपने घर पर नहा ही रही थी कि अब उसे अचानक से एक और प्रोजेक्शन दिखाई देता है, जिसे कि वहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उसके घर पर कभी था ही नहीं। वहीं अब इतना ही नहीं, वो शीशे पर रन भी लिखता है, जो कि इम्पॉसिबल था, क्योंकि प्रोजेक्शंस हमारे रियलिटी को ऑल्टर नहीं कर सकते। तो फिर ये कैसे हो रहा है? अब वेरोनिका डर के कारण अगले ही दिन प्रोफेसर को अकेले में मिलने को कहती है, ताकि वो उन्हें सब कुछ बता सके। और प्रोफेसर ऑगस्ट अब उसे क्लास के बाद अपने घर पर बुलाते हैं, जहाँ प्रोफेसर के घर वेरोनिका को उनकी बेटी ईवा भी दिखाई देती है। हालांकि वो उनसे बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। अब वेरोनिका यहाँ प्रोफेसर को सब बताने लगती है कि कैसे कल शाम एक प्रोजेक्शन अचानक से उसके घर पर आया और उसने वो रन वाला मैसेज भी लिखा, जो कि वैसे तो इम्पॉसिबल होना चाहिए था। अब प्रोफेसर कहते हैं कि स्टडीज के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, और शायद से वेरोनिका को कोई भ्रम हुआ होगा। अब वेरोनिका समझ चुकी थी कि कोई भी उसकी बातों का भरोसा नहीं करेगा, तो उसे किर्क याद आता है, जो कि हमेशा प्रोजेक्शंस पर ही रिसर्च करता रहता है। और वो अब उससे ही मदद मांगने का फैसला करती है और उसे ढूंढते हुए एक केव में जा पहुंचती है, जहां किर्क बहुत सारी मछलियों के प्रोजेक्शंस देख रहा था। दरअसल ये सब भी उसी ब्लास्ट के वक्त मारी गई थी। अब किर्क यहाँ वेरोनिका को बताता है कि हर रेनी सीजन में वो इन मछलियों के प्रोजेक्शंस को देखने आता है, मगर वो कई सालों से पा रहा है कि यहाँ भी मछलियों के प्रोजेक्शन समय के साथ बढ़ रहे हैं, यानी कि जो मछलियाँ अब भी मर रही हैं उनके भी प्रोजेक्शंस बन रहे हैं, जिसका एक ही मतलब है कि सरकार उनसे बहुत कुछ छिपा रही है। अब वेरोनिका यहाँ किर्क से मदद मांगती है। जो प्रोजेक्शन उसने कल शाम देखा था
अब किर्क चूंकि ज्यादा किसी से बात नहीं करता तो वो शुरू में इसके लिए मना कर देता है, मगर वेरोनिका इसके बदले में उसके कॉलेज असाइनमेंट पूरा करने का ऑफर करती है, जिसके बाद अब किर्क मान जाता है। मगर उसके लिए उन्हें उस प्रोजेक्शन के बारे में जानना था कि वो मरने से पहले था कौन, और इसी के लिए उन्हें उस प्रोजेक्शन की फोटो लेनी होगी। तो दोनों मिलकर अब वेरोनिका के बाथरूम में स्पेशल स्पेक्ट्रो लाइट कैमरास लगा देते हैं, ताकि अगर वो फिर से प्रोजेक्शन यहाँ आए तो वे उसकी फोटो ले सके। और उनका प्लान काम भी करता है और वो प्रोजेक्शन अब फिर से आता है, मगर अब वो स्पेशल लाइट से काफी परेशान होने लगता है और वेरोनिका पर अटैक भी करता है, जहां लाइट के बंद करते ही वो फिर से गायब हो गया था। मगर वेरोनिका अब उसे काफी ज्यादा डर चुकी थी, क्योंकि वो फिजिकली रियलिटी से इफेक्ट हो रहा था। वहीं किर्क ने उसकी फोटो भी ले ली थी और वो उस प्रोजेक्शन का पूरा इतिहास निकालने लगता है कि वो मरने से पहले था कौन और क्या करता था। और यहाँ से उसे काफी ही हैरानी वाली बात पता चलती है। दरअसल उस प्रोजेक्शन का नाम ब्रायन था और वो एक सीरियल किलर था जिसने एक लड़की मैरी को किडनैप कर उसे जान से मार डाला। अब दोनों यहाँ से इसके बारे में और जानने के लिए उसी मारी गई लड़की मैरी की माँ से मिलते हैं, जो कि उन्हें बताती है कि ब्रायन ने उनकी बेटी से प्यार करने का नाटक किया और फिर एक दिन उसने उसे जान से मार दिया और उसी के एक दिन बाद उसने खुद की भी जान ले ली। अब इसके बाद से आने वाले कई दिनों तक किर्क और वेरोनिका ब्रायन के बारे में और जानकारियां जुटाने लगते हैं और पाते हैं कि दरअसल मैरी अपने जन्मदिन वाले दिन मारी गई थी और उसका जन्मदिन 29 फरवरी को था, यानी कि लीप ईयर वाला साल, जो कि 4 साल में एक बार आता है। अब वेरोनिका को ये जानकर काफी ही अजीब लगता है, क्योंकि उसका खुद का भी जन्मदिन 29 फरवरी को ही था और अब ब्रायन उसे भी दिखाई दे रहा है, यानी कि उनमें कोई तो आपस में कनेक्शन होगा ही। वहीं जब दोनों बात कर ही रहे थे कि तब अचानक से लाइट फ्लिकर होने लगती है, जिससे वेरोनिका की डायरी नीचे गिर जाती है और जब वो उसे उठाती है तो पाती है कि अब उस पर भी रन लिखा हुआ था। और अब इसके बाद तो वेरोनिका डरने लगी थी कि ब्रायन का प्रोजेक्शन उसके साथ ये सब क्यों कर रहा है। अब अगले ही दिन कॉलेज का प्रिंसिपल किर्क को ऑफिस बुलाता है ये पूछने के लिए कि वो मैरी की माँ से मिलने क्यों गया था। यहाँ किर्क अब उन्हें सारी सच्चाई बता देता है कि वो वेरोनिका के साथ मिलकर प्रोजेक्शंस और ब्रायन की हिस्ट्री पर रिसर्च कर रहा है। तो प्रिंसिपल अब उसे कुछ नहीं कहता। मगर अगले ही दिन कॉलेज में गेम्स चल ही रहे थे कि प्रिंसिपल को कोई ऊपर बुलाता है और वो अब उन्हें छत से नीचे फेंककर मार डालता है। वहीं नीचे सबको लगता है कि प्रिंसिपल ने ही किसी निजी समस्या के कारण खुद की जान ली होगी। यहाँ किर्क अकेले में वेरोनिका को समझाता है कि उसने अपने रिसर्च के बारे में प्रिंसिपल को सब बता दिया था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी की वजह से किसी ने उन्हें मारा हो। और इसका मतलब है कि कोई नहीं चाहता कि हम ब्रायन की हिस्ट्री पर रिसर्च करें। मगर वेरोनिका को अभी भी लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है और कोई ऐसा क्यों ही करेगा। अब अगली सुबह वेरोनिका की माँ उसके पास आती है और बताती है कि वो अगले 3 दिन के लिए बाहर जा रही है, क्योंकि उसे एक जॉब का ऑफर आया है और चूंकि उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है तो वेरोनिका को अगले 3 दिन अकेले ही रहना होगा। अब वेरोनिका ये सुनने के बाद काफी सैड थी, क्योंकि अगले 3 दिन के बाद उसका जन्मदिन है और वैसे भी उसका बर्थडे 4 साल में एक ही बार आता है और उसमें भी इस बार उसकी माँ उसके साथ नहीं होगी। अब कुछ देर बाद जब किर्क भी वहाँ आ चुका था कि तभी वे वेरोनिका के पिता के प्रोजेक्शन को देखते हैं, जो कि हर सुबह वहाँ होते ही हैं। मगर अब किर्क पा रहा था कि सरप्राइजिंगली उनके हाथ में जो न्यूज़पेपर है वो उस ब्लास्ट वाले हादसे के 3 साल के बाद का है, यानी कि उनका प्रोजेक्शन भी समय में आगे पीछे हो रहा है, क्योंकि उनके हाथ में तो उस दिन का पेपर होना चाहिए। वहीं किर्क देख पाता है कि न्यूज़पेपर में 2 लड़कियों के किडनैप होने के बाद उनका खून होने की खबर थी और ये दोनों लड़कियां थी एमा और क्लेयर। अब किर्क उसे नोट करने लगता है, ये सोचकर कि प्रोजेक्शन उन्हें कुछ बताना चाहता है। और वेरोनिका और किर्क दोनों ही रिसर्च के बाद पाते हैं कि दरअसल उन दोनों लड़कियों जिनका की खून हुआ था उनका जन्मदिन भी 29 फरवरी का ही था। अब यहाँ वे क्लेयर की बहन से भी मिलते हैं, जहाँ वो उन्हें बताती है कि दरअसल क्लेयर ब्रायन की गर्लफ्रेंड थी और वो 10 साल पहले उसी लैब में मारी गई थी जहाँ वो एक्सपेरिमेंट के बाद ब्लास्ट हुआ। और इतना ही नहीं, जहाँ वो मारी गई थी वहाँ उसके मरने का प्रोजेक्शन अभी
अभी भी हर रोज वहीं बनता है, जिसे देखने के लिए सैकड़ों लोग वहां पहुंचते भी हैं। अब यहाँ वेरोनिका और किर्क दोनों ही ये जान हैरान थे कि ब्रायन और क्लेयर उस लैब में कर क्या रहे थे, और क्या उस दिन जो ब्लास्ट हुआ उसमें भी कहीं ब्रायन का कोई हाथ तो नहीं था। अब और ज्यादा जानने के लिए दोनों ही उस दूसरे शहर में मौजूद उस लैब तक जाने लगते हैं, जहाँ के हालात अब तक और ज्यादा खराब हो चुके थे। वहीं ब्लास्ट के ज्यादा करीब होने से इस शहर में तबाही के निशान आज तक भी बने हुए हैं। वहीं सिर्फ यही नहीं, यहाँ मारे गए लोगों के प्रोजेक्शंस कई घंटों तक रुकते हैं। यहाँ से दोनों अब लैब पहुँचते हैं, जहाँ हर रोज की तरह आज भी क्लेयर का प्रोजेक्शन मरने से पहले का अपना टाइम लूप पूरा कर रहा था, जहाँ वे देख पाते हैं कि क्लेयर मरने से पहले किसी को देखकर भाग रही थी। हालांकि वो उसे बच नहीं पाई और आखिरकार उसने उसका गला दबाकर मार ही डाला। अब यहाँ भीड़ के बीच किर्क को यहाँ डॉक्टर मार्टिन नजर आते हैं। वहीं डॉक्टर मार्टिन जो उस एक्सपेरिमेंट को करने वाले सबसे मेन वैज्ञानिक थे, वहीं वो अभी तक जिंदा भी थे, जो कि किसी को भी नहीं पता था। अब यहाँ दोनों किसी तरह से उन्हें पकड़ते हैं और उस हादसे वाले एक्सपेरिमेंट की सच्चाई पूछने लगते हैं। अब मार्टिन उस एक्सपेरिमेंट को लेकर काफी गिल्ट में था, तो वो अब उन्हें सब कुछ बताने लगता है। और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल मार्टिन और उसकी टीम वे मिलकर ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि मरने के बाद इंसानी चेतना के साथ क्या होता है, जहाँ उन्होंने कई बड़े धमाकों में ये देखा भी था कि वहाँ मारे गए लोगों की परछाइयां बनी हुई थी। अब ये तो सबको पता ही है कि साइंस के अनुसार इस यूनिवर्स में कोई भी चीज कभी नष्ट नहीं होती, वो तो बस अपना स्वरूप बदल लेती है, मगर रहती वो इसी यूनिवर्स में है। जैसे अगर हम एक पेपर को जलाएं तो उसकी राख बन जाएगी। अब पेपर नष्ट नहीं हुआ, बल्कि राख बनने के कारण उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए और वे वातावरण में मिल गए। तो असल में वो कभी नष्ट हुआ ही नहीं। और इसी थ्योरी से मार्टिन और उसके साथियों को आइडिया आया कि क्या हो अगर इंसान और उसकी चेतना मरने के बाद नष्ट ना होती हो और वो इसी यूनिवर्स में कहीं किसी दूसरे डायमेंशन में चली जाती हो। अब चूंकि वो यूनिवर्स में ही होगी तो वे किसी तरह से उसे वापस भी ला सकते हैं, यानी कि वे मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकते हैं। और यहाँ से उन्होंने सबसे छुपकर ऐसे लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए जो कि मरने की कगार पर थे, जहाँ उनका मुख्य लक्ष्य मरे हुए इंसानों की चेतना से कॉन्टेक्ट कर उन्हें फिर से अपनी रियलिटी में वापस लाना था, यानी कि मरे हुए इंसानों को रिजरेक्ट करना था। और इसी के लिए उन्हें किसी भी ऐसे इंसानों की जरूरत पड़ती जिनकी बर्थ डेट सेम उसी दिन की हो जिस दिन उस मरे हुए आदमी की बर्थ डेट हो। और इस पूरे ही प्रोसेस को उन्होंने ट्रांसफ्यूजन का नाम दिया, जहां वे यूनिवर्स से किसी भी मरे हुए इंसान की चेतना को फिर से रिकलेक्ट कर उसे रिजरेक्ट करना चाहते थे। मगर इसके लिए उन्हें बहुत सारी एनर्जी की जरूरत थी, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने एक लार्ज हेड्रोन कोलाइडर को इस्तेमाल किया और उसी कारण वो बड़ा ब्लास्ट हो गया, जिसमें लाखों लोग तो मारे ही गए। वहीं बदले में जो लोग मारे गए थे वे सब एक्सपेरिमेंट वाली शॉक वेव्स के कारण यूनिवर्स में फैली उनकी चेतना का फिर से रिकलेक्ट हो गया और वे आज तक भी एक टाइम लूप में पृथ्वी पर हर ओर घूम रहे हैं। यानी कि नेचर से खिलवाड़ करना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। यहाँ किर्क और वेरोनिका अब सब समझ पाते हैं कि क्यों मारे गए लोगों का प्रोजेक्शन अलग अलग टाइम से था। दरअसल जो लोग उस दिन मारे गए उन सब की जो बर्थ डेट थी उनसे मिलने वाली सभी डेट ऑफ बर्थ वाले लोगों की चेतना रिजरेक्ट हो गई। यहाँ मार्टिन ये भी बताता है कि ब्रायन दरअसल उसी की टीम में एक वैज्ञानिक था, मगर जब एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड क्लेयर मारी गई तब से वो काफी ही बदल गया। और अब मार्टिन के अनुसार शायद से ब्रायन अपनी गर्लफ्रेंड क्लेयर से जन्मदिन शेयर करने वाली ही लड़कियों को मार रहा है ताकि वो क्लेयर को रिजरेक्ट कर सके। अब किर्क यहाँ से लैब में रखे सारे ही वैज्ञानिकों की फोटो लेने लगता है जो कि मार्टिन की टीम में उस एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे थे। यहाँ किर्क कहता है कि मगर ब्रायन की प्रोजेक्शन वेरोनिका से रियलिटी में कांटेक्ट कर पा रही है, जिस पर मार्टिन के अनुसार गवर्नमेंट उनसे झूठ बोल रही है और वे प्रोजेक्शंस असल में रियलिटी को अल्टर कर सकते हैं और उन्हें नुकसान तक पहुंचा सकते हैं अगर वे अपने लिए जरूरी मैटर स्पेस टाइम से इकट्ठा कर लें। और दोनों की ही बातों के अनुसार शायद से ब्रायन ने वो मैटर इकट्ठा कर लिया है, जिस कारण वो वेरोनिका को मारने के लिए रियलिटी को ही अल्टर कर पा रहा है। यहाँ वेरोनिका भी अब श्योर थी, क्योंकि उसका जन्मदिन भी 29 फरवरी का ही है, तो शायद से ब्रायन उसे भी उसी दिन जान से मारेगा। वहीं मार्टिन अपने किए पर काफी ही शर्मिंदा था, जो उसने पूरी ही रियलिटी को अपने एक्सपेरिमेंट के कारण दांव पर लगा दिया।
और वो अब फाइनली खुद को ही गोली मार जान दे देता है। अब दोनों यहाँ से वापस से अपने कॉलेज आते हैं जहाँ उन्हें वेरोनिका को उसके बर्थडे वाले दिन मरने से बचाना था कि तभी वे पाते हैं कि कॉलेज में पुलिस आई है और वे अब किर्क को ही गन रखने के जुर्म में अरेस्ट कर लेते हैं। यहाँ वेरोनिका उसे बचाने के लिए प्रोफेसर ऑगस्ट के पास भी जाती है, मगर प्रोफेसर अब उसे बताते हैं कि किर्क का गन के साथ एक पुराना इतिहास रहा है और उसे पिछले कॉलेज से भी इसीलिए निकाला गया था। तो वेरोनिका को उसे दूर रहना चाहिए क्योंकि किर्क बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब ये सुनने के बाद वेरोनिका को भी किर्क पर शक होने लगता है और वो उससे दूर रहने का फैसला करती है, मगर उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम अभी भी वही थी कि कल 29 फरवरी का दिन है, यानी कि वेरोनिका का बर्थडे है। वहीं उसकी माँ जॉब के लिए बाहर गई है, तो अगर ब्रायन उसे मारने की कोशिश भी करेगा तो उसे बचाने वाला कोई नहीं है। अब वेरोनिका की ये प्रॉब्लम सुन प्रोफेसर उसे एक सोल्यूशन देता है और दोनों यहाँ से मिलकर प्रोफेसर के घर पर ही एक स्पेशल लेजर लाइट रूम प्रिपेयर करने लगते हैं जहाँ कोई भी प्रोजेक्शन नहीं आ सकता था। और इसके पूरे होने के बाद कल पूरा ही दिन वेरोनिका इसी रूम में बंद रहेगी ताकि ब्रायन उसे जान से ना मार सके। वहीं दूसरी ओर जब वेरोनिका की माँ अपने जॉब वाले इंटरव्यू के लिए पहुंची ही थी कि अब वो पाती है कि यहाँ तो उसे किसी ने जॉब के लिए बुलाया ही नहीं था और शायद से किसी ने उसे जानबूझकर यहाँ बुलाया ताकि वो अपने घर से दूर रहे। अब इसी शाम किर्क पुलिस से छूटकर वेरोनिका से बात करने लगता है, मगर अब वेरोनिका उसे बात नहीं करना चाहती थी। यहाँ किर्क उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि वेरोनिका को अजीब नहीं लगा, पहले उसने प्रिंसिपल को रिसर्च के बारे में बताया तो उनकी मौत हो गई और अब उनके वापस आते ही किसी ने उसके बारे में पुलिस को रिपोर्ट कर दिया, यानी कि इनके पीछे कोई तो है। मगर वेरोनिका अभी भी उसकी सुनने को तैयार नहीं थी और वो अब उसे अपने से दूर जाने को कहती है, जिसके बाद वो प्रोफेसर के साथ मिलकर अब अपने स्पेशल रूम का बचा हुआ काम पूरा करने लगती है, जहां वो आज रात 12 बजते ही खुद को लॉक कर लेगी। वहीं दूसरी ओर किर्क अब लैब के वैज्ञानिकों की टीम फोटो की जांच करने लगता है और यहाँ उसे एक चौंकाने वाली बात पता लगती है और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल जिन वैज्ञानिकों ने मिलकर उस दिन वो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें मार्टिन और ब्रायन के साथ साथ उनका कॉलेज प्रोफेसर ऑगस्ट भी था। यहाँ किर्क समझ चुका था कि प्रोफेसर का कोई बड़ा प्लान है और अब तो वेरोनिका उसी के घर रहने गई है, तो वो उसे फोन करने लगता है, मगर उस स्पेशल रूम के अंदर सिग्नल्स भी नहीं थे। तो किर्क अब खुद ही प्रोफेसर के घर की ओर भागने लगता है, जहां पहुंचकर वो देख पाता है कि वहां प्रोफेसर की बेटी ईवा घूम रही है और यहाँ से रिवील होता है कि दरअसल वो भी एक प्रोजेक्शन ही थी। असल में एक्सपेरिमेंट वाले दिन प्रोफेसर की बेटी ईवा वही लैब में थी, लेकिन जब वो ब्लास्ट हुआ प्रोफेसर की कोशिश करने के बावजूद वो अपनी बेटी को मरने से नहीं बचा पाया और उसी के बाद से उसने फैसला कर लिया कि वो उसी के जन्मदिन वाले किसी लड़की को ढूंढेगा और फिर उससे अपनी बेटी ईवा को फिर से रिजरेक्ट करने की कोशिश करेगा। और इसी के लिए उसने कई सारी लड़कियों को किडनैप किया, जिन सब की जन्म तारीख 29 फरवरी थी और जिनमें से क्लेयर भी थी। मगर उसके एक एक करके सारे एक्सपेरिमेंट फेल होते गए और इसी के साथ वे लड़कियां भी मारी गई। वहीं उन तीनों ही लड़कियों के मर्डर का इल्जाम उसने ब्रायन पर लगा दिया। वहीं ब्रायन तो कहानी के शुरू से ही वेरोनिका को प्रोफेसर से बचाने के लिए वार्निंग्स दे रहा था और इसीलिए तो वो बार बार रन लिख रहा था। वहीं ब्लास्ट के बाद से ऑगस्ट ने नाम बदलकर कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब ले ली ताकि उसके पास हजारों स्टूडेंट्स की डिटेल्स हो और उनकी जन्म तारीख हो, जिनमें से वो 29 फरवरी वाली सारी ही लड़कियों पर एक्सपेरिमेंट कर सके। और जब उसे वेरोनिका की जन्म डेट के बारे में पता चला तभी से उसने सब कुछ अपने प्लान के अनुसार ही किया। पहले उसने उसकी माँ को बर्थडे वाले दिन ही जॉब के लिए शहर से बाहर भेज दिया। हाँ, उसी ने उसे जॉब के बारे में झूठ बोला था। फिर उसने किर्क के लॉकर में गन रख खुद ही पुलिस को बुलवाया ताकि वो वेरोनिका से दूर हो जाए। वहीं जब प्रिंसिपल को ऑगस्ट की हकीकत के बारे में पता चला तब उसी ने उस दिन उन्हें छत से गिराकर मार डाला था। अब प्रेजेंट में किर्क ऑगस्ट के घर के बाहर से ही पुलिस को कॉल कर बुलाने लगता है, मगर उसके पहले ही ऑगस्ट अब उस पर हमला कर देता है और जल्दी जल्दी में उसे कब्र में दफनाने लगता है जो कि उसने वेरोनिका के लिए बनाई थी। यहाँ से ऑगस्ट वेरोनिका को सेफ रूम में खाना देने जाता है, मगर अब तक पिछली सारी ही बातों से उसे ऑगस्ट पर शक हो गया था, तो अब वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, मगर ऑगस्ट अब उसे पकड़ लेता है और कहता है कि अब 12 बज चुके हैं तो वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकता है। लेकिन इसी बीच वेरोनिका उस पर स्केट से हमला कर बाहर भाग आती है, लेकिन यहाँ भी ऑगस्ट अब उसे पकड़ ही लेता है। अब चूंकि वेरोनिका को यहाँ बचाने वाला कोई नहीं था तो वेरोनिका अब बर्फ को तोड़ उसी में अपने साथ
ऑगस्ट को भी नीचे पानी में गिरा देती है। हालांकि ऑगस्ट गुस्से में अब भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं था और यहाँ से तो वेरोनिका को भी लगने लगा था कि वो भी उन लड़कियों की तरह बच नहीं पाएगी कि तभी वहाँ अब ब्रायन का प्रोजेक्शन फिर से आता है जिसने कि स्पेस टाइम से मैटर इकट्ठा कर लिया था और वो अब वेरोनिका को ऑगस्ट से छुड़वा ही देता है। वहीं वेरोनिका अब काफी कमजोर पड़ चुकी थी और ऊपर नहीं आ पा रही थी कि तभी वहाँ भागकर किर्क आता है जो कि उस गड्ढे से निकल आया था और वो फाइनली अब वेरोनिका को बचा ही लेता है। और इसी के साथ फाइनली ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो वीडियो कैसा लगा और कहानी का एंड ट्विस्ट क्या आपने एक्सपेक्ट भी किया था, कमेंट्स में जरूर से बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और भी साई-फाई वीडियोस के लिए। थैंक यू।